नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी कॉलेज द्वारा संचालित आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं आ सकते उनके लिए हमारे कॉलेज द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका अध्ययन कराएंगे। हमारे हिंदी साहित्य में जो हमारा इसमें पेपर है उसका नाम है आदि काव्य और भक्ति काव्य। इस आदि काव्य और भक्ति काव्य के अंतर्गत हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे कि हमने देखा कि हमारे आदि काव्य और भक्ति काव्य का जो पेपर है या इसका जो पाठ्यक्रम है उसे 4 यूनिटों में विभाजित किया गया है, 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो जो पहली इकाई है उसमें आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि उसमें से केवल आपके एक प्रश्न 15 नंबर का आएगा और कुछ उसमें 2-2 नंबर के आपके छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हम अध्ययन करेंगे आदि काव्य की प्रवृत्तियाँ और उसकी धाराएँ, यानी जैसे कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उसमें आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो इसके जो प्रथम 2 काल हैं जिनका नाम है आदिकाल और भक्ति काल, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। ठीक है, तो जो आदिकाल और भक्ति काल है इसकी विशेषताएं, इसके जो प्रमुख कवि हैं, इसकी जो प्रमुख धाराएं हैं, उनका अध्ययन हम फर्स्ट इकाई में करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया था कि हमारे पाठ्यक्रम कैसे कैसे विभाजित किया गया है, किसमें से कितने नंबर के प्रश्न हमारे आएंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारी पहली इकाई है आदिकाल और भक्ति काल, इन दोनों कालों की प्रवृत्तियाँ, इनकी धाराएँ, इनकी उपधाराएँ और साथ में इनके अंतर्गत कौन कौन से हमारे कवि आते हैं, ठीक है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी जो विकास परंपरा रही है वो किस प्रकार रही है, यानी कि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको लिखने का प्रयास कब किया गया, कब से किया गया, किन किन विद्वानों ने किया, इसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। यानी कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास देखने की परंपरा। यानी हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उन्हें किन किन विद्वानों ने इसको लिखने का प्रयास किया। हम यदि देखें तो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका जो लेखन कार्य है वो 19वीं सदी में ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आधुनिक काल में हमारा हिंदी साहित्य एक सही रूप में, सही मायने में लिखा गया था। तो सबसे पहले यदि हम इसमें किसी विद्वान की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है गारसा द तासी का। जो गारसा द तासी हैं ये फ्रेंच के एक विद्वान थे। सबसे पहला हमारे इसमें इस परंपरा में नाम आता है गारसा द तासी। जो गारसा द तासी हैं ये कहाँ के विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा इस्तवार द ला लिटरेचर एंड और वो ग्रंथ, इनका ये जो ग्रंथ है ये भी फ्रेंच भाषा में ही था, जिसका प्रकाशन 3 बार किया गया, यानी 3 भागों में किया गया। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार
फ्रेंच भाषा में एक ग्रंथ लिखा था और इसी ग्रंथ में इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, और इस ग्रंथ का नाम है हिस्toire de la littérature anglo-हिंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन 3 भाग में हुआ था। 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। तीन भाग कब कब प्रकाशित हुए? इसका जो फर्स्ट भाग है ये हुआ था हमारा 1839 ईस्वी। सेकंड भाग हुआ था 1847 ईस्वी और थर्ड भाग प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी। तो इस प्रकार से हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे सबसे पहले लिखने का प्रयास गार्सिया दे तासी ने किया था। किस ग्रंथ में किया था? हिस्toire de la littérature anglo-हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ फ्रेंच भाषा का ही है। ये जो ग्रंथ है ये इसका प्रकाशन 3 भागों में हुआ था। सबसे पहला 1839, दूसरा 1847 और तीसरा 1871। ठीक है, 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। अब ये जो कवि ये जो विद्वान है गार्सिया दे तासी, इसमें इन्होंने कुल 738 कवियों का विवरण मिलता है। यानी इस ग्रंथ में इन्होंने कितने कवियों का विवरण दिया है? 738 कवि, जिसमें से हमारे हिंदी के तो मात्र इसमें 72 कवि ही हैं। यानी टोटल कितने कवि? 738 कवि। इनका इन्होंने इसमें परिचय दिया है और इसमें से हमारे हिंदी के कितने कवि हैं? केवल 72 कवि हिंदी के। ठीक है, एक बार चाहता आप ये नोट भी कर लो, क्योंकि इसमें से आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यानी कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो आपके यहीं से जो हम दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया है, किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, कब इसका प्रकाशन हुआ। इसमें से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें बनते हैं, तो आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है इनका पूर्वाग्रह पर आधारित था। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें जो कवियों का वर्णन किया गया है वो अंग्रेजी वर्णों के अनुसार किया गया है। अंग्रेजी वर्णों के अनुसार यानी कि जैसे सबसे पहले कौन सा कवि आया तो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि किस कवि का जो काल है वो कब उसका जन्म हुआ, उसने क्या किया, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने तो उसको अंग्रेजी वर्णों के क्रम के अनुसार उन कवियों का विवरण दिया है। जैसे किस कवि का नाम ए पर आता है तो सबसे पहले उस कवि का विवरण दे दिया, फिर दूसरा बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर। ऐसे अंग्रेजी जो हमारी वर्णमाला है उस अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इन्होंने कवियों का इसमें विवरण दिया है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ये जो ग्रंथ है ये प्रामाणिक नहीं माना गया, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य है। ठीक है, इसके बाद हम यदि दूसरे विद्वान की बात करें तो वो है हमारे शिव सिंह सेंगर। देखिए दूसरे विद्वान हैं हमारे शिव सिंह। गार्सिया दे तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखने का प्रयास किया। ठीक है, ये हमारे हिंदी के ही हैं। हिंदी भाषा में ही इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इनका ग्रंथ है शिव सिंह ये जो ग्रंथ है ये इन्होंने 1883 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? ये 1883 ईस्वी में लिखा था। शिव सिंह सरोज कौन सी भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में। यानी कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो प्रथम प्रयास है
वो शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है उसमें, और किस विद्वान ने किया? शिव सिंह सेंगर नामक विद्वान ने किया था। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1883 ईस्वी में किया गया था। इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया है। कितने कवियों का? 1000 कवियों का इसमें विवरण दिया है। लेकिन साथ में यदि देखें तो ये सब कुछ इसमें अविश्वसनीय है, यानी इसको भी विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में लिखने का प्रयास किसने किया था? शिव सिंह सरोज ने। फ्रेंच भाषा में किसने किया था? गार्सा दे तासी। इनके बाद यदि हम देखें तो इनके बाद जो प्रयास किया वो किया था आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं ये अंग्रेजी के विद्वान हैं। किस भाषा के हैं? अंग्रेजी के विद्वान हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ये इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो इनका ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा था? इन्होंने अंग्रेजी भाषा। ये ग्रंथ इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और ये जो ग्रंथ है आपका जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यानी ये जो ग्रंथ है इनका, इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और वो किस पत्रिका में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की जो पत्रिका है उसके एक विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। और प्रकाशित कब हुआ था? ये हुआ था 1888 ईस्वी में। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में इन्होंने सभी कवियों को कालक्रम के अनुसार वर्णित किया है। इसलिए सबसे जो पहला यदि हम बात करें प्रामाणिक जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का, जो पहला ग्रंथ है प्रामाणिक, वो हमारे इसी को माना गया। इसी ग्रंथ में इन्होंने जो हमारा भक्ति काल है उसे क्या कहा है? स्वर्णिम। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम किसको कहा है? भक्ति काल। यानी जब हम नामकरण पढ़ेंगे तो आदिकाल को बहुत से विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है। जैसे किसी ने उसे सिद्ध सामंत युग कहा है, किसी ने आरंभिक काल कहा है, किसी ने जय काल की संज्ञा दी है, किसी ने वीर गाथा काल कहा है। तो इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनका नामकरण किया है। लेकिन जो हमारा दूसरे नंबर का काल है भक्ति काल, इसका एकमात्र नामकरण किया गया है, केवल एक नाम इसका दिया गया है और वो क्या है? हिंदी साहित्य का स्वर्णिम। वो इसी ग्रंथ में किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये नाम इसका दिया। क्या कहा है भक्ति काल को? हिंदी साहित्य का स्वर्णिम। ठीक है, और इसी ग्रंथ में कहा गया है एकमात्र ये नाम। चाहो तो आप एक बार इसे नोट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें कि इसमें जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। तो ये एक सही ग्रंथ माना गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे जो आते हैं विद्वान वो है मिश्र ग्रंथ। चौथे नंबर पर यदि हम बात करें
मिश्र बंधु। देखिए जो मिश्र बंधु हैं इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु निबंध। ग्रंथ का क्या नाम है इनका? मिश्र बंधु निबंध। ये ग्रंथ इन्होंने लिखा। जो मिश्र बंधु हैं ये कोई एक विद्वान का नाम नहीं है, इसमें ये तीन भाई थे। मिश्र बंधु नाम के ये तीन भाई हैं। पहले का नाम क्या है? गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये एक विद्वान नहीं है, इसमें तीन विद्वान हैं। ये तीनों भाई थे और इन तीनों को मिला करके ही क्या कहा गया है? मिश्र बंधु कहा गया है। तो मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा और वो था मिश्र बंधु निबंध। और इस ग्रंथ को इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 4 भागों में हुआ। ठीक है, कितने भागों में प्रकाशन? 4 भागों में। पहला इसके जो प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? ये हुए थे आपके 1913 ईस्वी। ठीक है, और चतुर्थ भाग ये हुआ था 1934 में। जो मिश्र बंधु विनोद है किसका है? मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन कितने भागों में किया? 4 भागों में किया था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसमें लगभग इन्होंने 5000 कवियों का विवरण दिया। कितने कवि? 5000 कवि। यानी अपने इस ग्रंथ में इन्होंने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ठीक है, अब ये जो 5000 कवि हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे कवियों का इन्होंने विवरण दिया है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब तक जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों में ये ग्रंथ सबसे बड़ा था, विषय वस्तु की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रंथ था। ठीक है, अब इस ग्रंथ में यदि हम बात करें तो इन मिश्र बंधुओं ने हिंदी कवियों के साथ साथ अपभ्रंश के कवि यानी अन्य भाषाओं के कवियों का भी इसमें विवरण दिया है। ठीक है, तो अपभ्रंश के कवि हैं, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं के कवियों को भी अपने इस ग्रंथ में इन्होंने स्थान दिया है। आप एक बार नोट कर लें ये चीजें। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया था, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवश्य कमी पाई गई थी, यानी सारी भाषाओं के कवियों को इन्होंने लिख लिया, तो इसे भी प्रामाणिक ग्रंथ इन्होंने नहीं माना। इनके बाद हम अगले जो हमारे विद्वान हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र अगले विद्वान हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनका ग्रंथ सबसे सही और प्रामाणिक माना, क्योंकि आचार्य
हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की हिंदी शब्द सागर की भूमिका नामक एक निबंध लिखा था और वो लिखा था 1928 ईस्वी में ये ग्रंथ निबंध लिखा था। और किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का, ठीक है, इसमें लिखा था। लेकिन यही ग्रंथ, यही निबंध इनका बाद में इन्होंने 1929 ईस्वी में, इसमें 1929 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। यानी पहले किस रूप में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास में इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1928 ईस्वी में। लेकिन बाद में 1929 ईस्वी में उसी को इन्होंने विस्तृत रूप में और किस नाम से प्रकाशित किया? हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित इन्होंने किया था। अब ये जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ में इन्होंने जो हिंदी साहित्य है हमारा, इसका जो काल विभाजन और नामकरण किया है वो दो आधारों पर किया है ना। दो आधार कौन कौन से हैं? एक तो है समय के आधार पर और दूसरा है प्रवृत्तियों के आधार पर। तो वो भी मैं आपको एक बार इसमें समझा देती हूँ कि उन्होंने किस तरह से इसका काल विभाजन और नामकरण किया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दो आधारों पर काल विभाजन और नामकरण किया है। सबसे पहले यदि हम देखें तो समय के आधार पर, और दूसरा है प्रवृत्तियों के आधार पर। प्रवृत्तियों के आधार पर और इधर है ये समय सीमा, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने दो आधारों पर काल विभाजन और नामकरण किया है। तो समय के आधार पर, दूसरा है प्रवृत्तियों के आधार पर और तीसरा है इसकी समय सीमा, यानी कब से कब तक किस काल को इन्होंने माना। तो सबसे पहले हम देखेंगे समय के आधार पर। समय के आधार पर इन्होंने जो नामकरण किया है वो है आदिकाल, और आदिकाल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा कहा। प्रवृत्ति के आधार पर क्या नाम दे दिया? वीरगाथा। और इसकी जो समय सीमा मानी है वो मानी है 1050 से और 1375, यानी संवत 1050 से 1375 तक इन्होंने आदिकाल की या वीरगाथा काल की सीमा मानी। जो दूसरा है इसको इन्होंने कहा है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर जो नाम दिया वो है हमारा मध्यकाल। और इसकी जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो है संवत 1375 से और 70। नेक्स्ट है हमारा नंबर पर उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है? वीरकाल। और इसकी जो समय सीमा है वो मानी है संवत 1700 से और 1900, ठीक है।
नेक्स्ट 4th नंबर पर इन्होंने आधुनिक काल, और इसको नाम दिया है इन्होंने गद्य काल, और इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है संवत 1900 से और अब तक, यानी संवत 1900 से अब तक, या फिर हम कहें तो वर्तमान तक। यानी यहाँ तक इन्होंने इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किया है। यानी कि इन्होंने समय के आधार पर क्या क्या नाम दिए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, और प्रवृत्तियों के आधार पर क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, प्रीति काल और गद्य काल। यानी हमारे समाज में जैसी प्रवृत्तियां थी, जैसा वातावरण था, उसके आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। और ये इसकी समय सीमा इन्होंने बताई है, आदिकाल की 1050 से 1375 तक, भक्ति काल की 1375 से और 1700 तक, और प्रीति काल की संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल या गद्य काल जिसको हम कहते हैं वो है 1900 से और अब तक, यानी वर्तमान तक ये चला आ रहा है। प्रवृत्तियों के आधार पर यदि हम देखें तो इस वीर गाथा काल में इन्होंने वीरता की प्रधानता दी है। यानी हमारे समाज में जो राजा महाराजा थे वो अपने आश्रम में कवियों को रखते थे, वो कवि उनकी वीरता का गान किया करते थे। ऐसे ग्रंथ को वीर गाथा ग्रंथ कहा गया, और उस काल को क्या संज्ञा दे दी इन्होंने, वीर गाथा काल की संज्ञा दे दी। भक्ति काल में यदि हम देखें तो पूर्णतः, चाहे हम निर्गुण साहित्य की बात करें या सगुण साहित्य की, इन सभी में पूर्णतः जो भक्ति की प्रधानता हमें दिखाई देती है। तो उस आधार पर इन्होंने क्या नामकरण किया इसका, भक्ति काल। भक्ति की यदि हम बात करें तो भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण भारत में द्रविड़ से हुआ है, और उत्तर भारत में उसको रामानंद जी लेकर के आए थे। तो ये इस तरह के आपके छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जो रीतिकाल है, रीतिकाल में इन्होंने रीति तत्व की प्रधानता दी, यानी कि लक्षण ग्रंथों को इस काल में अपने काव्य का आधार माना गया था। लक्षण ग्रंथ जो कि संस्कृत के ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो रीति तत्व की प्रधानता थी, इस आधार पर इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। और गद्य काल इन्होंने नाम क्यों दिया, क्योंकि जो गद्य काल है इसलिए कहा गया कि अब तक गद्य की एक भी रचना हमें देखने को नहीं मिली थी। गद्य की जितनी भी विधाएं, गद्य की विधाओं में क्या क्या आती हैं, जैसे कि हम बात करें तो हिंदी में कहानी है, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, एकांकी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, ये सारी की सारी विधाएं हमारी गद्य की विधाएं हैं। तो इन विधाओं में रचना कार्य आधुनिक युग में ही शुरू होता है। इस आधार पर इसे गद्य काल की संज्ञा इन्होंने दी है। ठीक है, तो ये प्रवृत्तियों के आधार पर कैसे इनका नामकरण किया गया है। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें हम आदिकाल और भक्ति काल, इन 2 कालों का अध्ययन करेंगे, जिनका दूसरा नाम है वीरगाथा काल और भक्ति काल। मैंने ऊपर आपके नाम लिख रखा है, आदि काव्य, यही वीरगाथा काल, और भक्ति काल यानी भक्ति काव्य। ठीक है, तो ये 2, इसमें से 2 काल हमारे हिंदी साहित्य में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है। ये वाला जो तीसरा है ये हमारा थर्ड सेमेस्टर में आया है। ठीक है, और गद्य काल या आधुनिक काल ये हमारा 5th सेमेस्टर में आएगा। तो ऐसे इस हमारे हिंदी साहित्य को अलग अलग सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये 2 काल हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इन कालों के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से विद्वान हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। एक बार आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद नंबर आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। जो हमारे अगले विद्वान हैं वो हैं
डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की यदि हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास को जो विभाजित करने का या उसको लिखने का जो प्रयास किया है वो है, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 1938 ईस्वी में किया गया। कब किया? 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, इसे अधूरा ग्रंथ कहा गया है। क्यों इसको अधूरा ग्रंथ? क्योंकि इस ग्रंथ में इन्होंने शुरुआत जो मानी है हिंदी साहित्य की, वो मानी है 693 ईस्वी से। हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कब से मानी है? 693 ईस्वी से मानी है। और कब तक का विवेचन किया है? मात्र 1693 ईस्वी तक का। यानी इन्होंने अपने इस ग्रंथ में केवल 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया है। इस समय तक के ही कवियों का इसमें वर्णन किया है, विभाजन किया है। इससे आगे का इसमें कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो जब 1693 ईस्वी तक का ही उल्लेख है तो आगे का इन्होंने लिखा ही नहीं। इस आधार पर इसे कैसे ग्रंथ की संज्ञा दी गई है? अधूरे ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। यानी इसमें केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन है, आदिकाल और भक्ति काल। उसके बाद रीतिकाल और आधुनिक काल का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। तो इस आधार पर इस ग्रंथ को क्या कहा गया है? अधूरा ग्रंथ माना गया है। ठीक है, इनके बाद हम देखते हैं जो अगले विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यदि हम बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित इसका विभाजन करने के लिए या इसके लिखने के लिए इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है। कितने? 3 ग्रंथों की रचना की। 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं इनका? पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं जिसमें पहले ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखा। ठीक है, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ? 1940 ईस्वी में हुआ था। जो दूसरा ग्रंथ है वो लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनके दूसरे ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये इन्होंने कब लिखा था? ये लिखा था 1952 ईस्वी में। ठीक है, ये लिखा था इन्होंने 1952 ईस्वी में। जो तीसरा ग्रंथ है इनका वो है हिंदी साहित्य का
आदि काल। और इस ग्रंथ की रचना भी इन्होंने कब की? 1952 में। ये इन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। आप एक बार इनको नोट कर लें। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसे एक क्रमबद्ध तरीके से और सही रूप में लिखने का प्रयास किया था। तो इनका नाम भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत अग्रणी है। इनके साथ साथ जैसे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये, इन दोनों का नाम इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी माना जाता है। इनके बाद हम देखते हैं जो अगले विद्वान हैं हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या है इस ग्रंथ का नाम? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये इनके ग्रंथ का नाम है जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है और ये कब प्रकाशित हुआ? ये आपका 1965 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? 1965 ईस्वी में। इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। 3 काल, यानी अपने इस ग्रंथ में इन्होंने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 3 काल बताए हैं। पहला काल जो है इन्होंने माना है वो है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। दूसरा है इनका मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, यानी इन्होंने कितने भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है? इन्हें 3 कालों में इसका विभाजन किया है। इसे भी आप एक बार नोट कर लें। अब हम आगे बात करते हैं नागरी काशी नागरी प्रचारिणी, यानी कि नागरी प्रचारिणी सभा जो कहाँ है? काशी में। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नागरी प्रचारिणी जो सभा है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से लिखा है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। और इस नाम से इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था और इसका प्रकाशन कितने भागों में किया है? 18 भागों में। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारिणी जो सभा
इसने इस ग्रंथ को क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। और इसे कितने भागों में प्रकाशित करने का कार्य किया इन्होंने? 18 भागों में। तो इस प्रकार से हमारी ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो विकास परंपरा है, यानी शुरू में किन किन विद्वानों ने इसे लिखने का प्रयास किया था, तो ये हमारी विकास परंपरा है, जिसमें आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की विकास परंपरा को समझिए। तो इसमें मैंने आपको लगभग 7-8 विद्वानों के बारे में बताया, जिन्होंने अपने अपने ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप इसको 1 बार या 2 बार या 3 बार इस वीडियो को देखना और फिर साथ में अपने नोट्स भी बनाना, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे प्रश्न भी आपके आएंगे, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे। और ये जो 10 प्रश्न हैं आपके, वो आपकी चारों यूनिटों में से आएंगे, ठीक है। यानी कहीं से भी कोई सा भी 2-2 नंबर के आपके प्रश्न इसमें से आ सकता है। तो इसके लिए हमें हर पॉइंट को याद करना है, इनकी सन याद करनी है, इन ग्रंथों के नाम याद करने हैं, किस ग्रंथ को किस विद्वान ने लिखा है, कब लिखा है, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो आप हमारा आज का ये जो टॉपिक था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपके जो 2 काल हैं, पहला है आपका आदिकाल और दूसरा है हमारा मध्यकाल। तो हमारे फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा हमारा हम देखेंगे कि जो आदिकाल है इसकी परिस्थिति, यानी आदिकालीन जो हमारा काव्य है, इस काव्य का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, हमारी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये परिस्थितियां हमारी उस समय किस प्रकार की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद इसकी जो धाराएं हैं आदिकाल की, जैसे 5 धाराएं हैं, उन 5 धाराओं के बारे में आपको नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हमारी अगली क्लास का जो बिंदु होगा वो है हमारी आदिकाल की परिस्थितियाँ, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।